जब मेरे सिर पे ताज रखा गया, तब अचानक से होता है ना कि ज़िंदगी के बहुत सारे जो पन्ने होते हैं, वो अचानक से पलटने लगे मेरे दिमाग में कि मैं स्कूल जा रही हूँ दौड़ के। मेरी स्कर्ट घुटने के नीचे है। मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे मेकअप करना नहीं आता है और मैं दूसरी लड़कियों को देख रही हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ। वो सब कुछ ऐसे धुंधला हो रहा था मेरे लिए। फिर मेरे दिमाग में आ रहा था कि हाँ, जो मैं अभी 1 महीने पहले घर पे बैठ के रो रही थी अपना लैपटॉप पकड़ के, उस लड़की के आंसू मुझे लग रहा था कि पोंछे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ मेहनत करके हासिल कर लिया था। और मेरी नज़र मेरी माँ पे पड़ी। मुझे लगा कि मम्मी, तो मुझे लगा कि मम्मी, आप चाहती थी ना कि मैं जाऊं, मैं आ गई। और आज कहते हैं किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और मेरे दिल ने चाहा था कि मैं एक ऐसी जिंदगी बनाऊं जिसमें मेरी पहचान किसी एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन या किसी एक रिश्ते की मोहताज ना हो। नमस्ते, मैं हूं नितिका सत्या, एक वर्किंग वुमन, पटना की बेटी, सिवान की बहू और मिसेस इंडिया गैलेक्सी 2023। मेरे परिवार में पढ़ाई का बहुत ज़्यादा महत्व है, पढ़ाई लिखाई का। बट पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो सांस्कृतिक एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़, उनको भी काफ़ी महत्व दिया जाता था। जैसे फिल्म्स, डांस, म्यूज़िक, इन सब का काफ़ी महत्व था। इनफैक्ट काल्पनिक रैंप पर चलना भी, मम्मी के दुपट्टे को लेकर मैं बचपन में उससे एक डिज़ाइनर कपड़े बनाती थी और एक काल्पनिक रैंप पर चलती थी। पर वो जो काल्पनिक रैंप पे मैं जो चलती थी डिज़ाइनर कपड़े बनाकर, वो बस मेरी कल्पना तक ही सीमित था। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य था और उस ज़माने में जब मैं एक छोटी बच्ची थी, बिहार की एक लड़की उतना दूर तक सोच ही नहीं सकती थी कि वो कभी एक ब्यूटी क्वीन बनेगी, कभी एक पैजेंट क्वीन बनेगी। तो वो सब कुछ मेरी बस कल्पना तक ही सीमित था और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि पढ़ाई लिखाई में नाम बनाना है। जब मैं शायद पढ़ाई लिखाई मैंने करना शुरू भी नहीं किया था ढंग से, मैंने ये बोलना ज़रूर शुरू कर दिया था कि बड़े होकर मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगी। तो एक आईएएस ऑफिसर से मिसेस इंडिया गैलेक्सी का सफ़र कैसे तय हुआ है। मेरी ज़िंदगी में 2 साल ऐसे भी थे जब मैं शायद ना पढ़ाई कर पाई अच्छे से और ना ही मैं कुछ और भी कर पाई अच्छे से। ये वो 2 साल थे जब मैं बिहार से पहली बार बाहर निकली थी और जो दुनिया है बाहर की, वो मैंने पहली बार देखा था। ये बात है मेरे 11th एंड 12th हाई स्कूल के टाइम की, जब 10वीं की परीक्षा के बाद मैं पटना से बाहर निकल के दिल्ली गई और तब मैंने देखा कि बाहर की दुनिया बहुत अलग है। उन 2 सालों में मुझे बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस था। मुझे लगता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं तेज़ नहीं हूँ। और चूँकि बिहार से निकली थी, एक गर्ल्स स्कूल से निकल कर सीधे मैं गई थी दिल्ली के टॉप स्कूल में, तो मुझे लड़कों से बात करने में भी थोड़ी झिझक होती थी। और कुछ हद तक मुझे ये भी लगता था कि शायद बहुत खुलकर उनसे बात करना ना सही नहीं है। वो कॉन्फिडेंस अंदर लाने में हाँ, मुश्किल हुई थी, क्योंकि हाई स्कूल में जो मेरा मकसद था बिहार से निकल के, वो था आईआईटी जेईई क्रैक करना। और जो वो 2 साल थे जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी, कभी न्यूमोनिया, कभी ट्यूबरकुलोसिस, तो मैं जो मेरा मकसद था पढ़ाई लिखाई को लेकर कि आईआईटी जेईई क्रैक करना है, वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन ज़िंदगी नहीं रुकी थी और मैं आगे बढ़ी। मेरे मम्मी-पापा ने भी मेरा बहुत साथ दिया उस समय और उन्होंने बोला कि ज़िंदगी जो है वो एक डिग्री तक सीमित नहीं होती है। ज़िंदगी हमेशा हमें बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और तुम जहाँ भी रहो ना सत्या, तुम अपना बेस्ट दो। तुमको लगता है कि तुम आईआईटी में नहीं पहुँच पाई, तुम जिस कॉलेज में जाओगी तुम देखना तुम वहाँ मेहनत करो और तुम वहाँ पे सबसे अच्छा करोगी। मेरे आँखों में आँसू थे, मुझे शायद 1 साल का ड्रॉप भी लेना था। बट हाँ, मम्मी-पापा के एक्सपीरियंसेस को लेकर और उनके सुझाव को मैंने माना और मैं निकल गई आगे अपनी ज़िंदगी फिर से बनाने। इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुई और मैं हैदराबाद गई। मुझे एमबीए करना था, तो मैंने एमबीए की पढ़ाई शुरू कर दी। तो ये जो साथ में कुछ-कुछ करते रहना है, वो प्रक्रिया चलता रहा। उसके बाद फिर मैं अपने एमबीए करने के लिए गई और 2 साल मैंने अहमदाबाद में बिताया। वहाँ रहकर भी मैंने एमबीए कॉलेज में एक नृत्य की सोसाइटी बनाने में मैंने मदद की, क्योंकि मुझे डांस में रुझान था बचपन से ही, तो मैंने वो भी किया। और उसके बाद फिर मेरी जॉब लगी एमबीए के बाद एक दूसरे
मल्टीनेशनल कंपनी में और मैं बैंगलोर आई। तो बचपन में मुझे पढ़ाई-लिखाई का इतना ज़्यादा शौक था कि मुझे लगता था कि या तो आप पढ़ाई करके अच्छी जॉब कर सकते हैं या तो फिर आप मॉडलिंग कर सकते हैं या कोई और सांस्कृतिक एक्टिविटी में आप अच्छे से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। दोनों का मेल नहीं है। और ये जो मेरी सोच थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि मेरी मम्मी ने जब मुझे मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला, तो मेरा जवाब था कि नहीं मम्मी, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा पढ़ाई-लिखाई से, हम ये सब नहीं करेंगे। पर हाँ, जब मेरी पहली जॉब हुई और उस जॉब के दौरान मुझे पता चला कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक पैजेंट किया जा रहा है, सारे कामकाजी महिलाओं के लिए एक पैजेंट किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पर मैं जा सकती हूँ क्योंकि अब मैंने अपना करियर बना लिया है। मुझे जो चाहिए था वो मैंने पा लिया है, तो अब ये जो बचपन का एक सपना था जो उस वक़्त कल्पना में था, शायद अब उसको सच करने का वक़्त आ गया है। मेरी मम्मी और पापा तो हमेशा से ही चाहते थे कि मैं इसमें जाऊँ, तो बस मैं निकल गई और मेरी मम्मी ने बचपन में जो मुझ में काबिलियत देखी थी और शायद मैं उस टाइम समझ नहीं पाई थी, वो अब जाकर साकार हुआ और मेरे सर पे मेरा पहला ताज आया एक नेशनल पैजेंट का। अ, तो ये सब तो था कि चल रहा है, लेकिन साथ ही में चूँकि मैं बिहार से हूँ और वहाँ पर शादी की जो एज होती है, जो कहा जाता है कि जल्दी शादी हो जाए, नौकरी हो गई है और अभी तक शादी नहीं हुई है, तो ये सब भी एक चल ही रहा था। और मैं ज़रूर कहूँगी कि मैंने अपने माँ-बाप को बहुत परेशान किया इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि मुझे हमेशा से चाहिए था कि मुझे एक ऐसा हमसफ़र चाहिए जो मुझे समझ सके, जो मेरे सपनों को समझे, जिनके साथ मेरी सोच मैच करे। तो मैंने अपने मम्मी-पापा को तो बहुत परेशान किया है। अ और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं ही लड़कों को रिजेक्ट करती थी, मैं भी रिजेक्ट हुई हूँ। और रिजेक्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण एक बार ये भी रहा है कि मुझे बोला गया है कि मुझे नहीं, मेरी मम्मी को बोला गया कि बेटी तो आपकी अच्छी लगी, लेकिन क्या है ना कि हमारे घर में मॉडलिंग, हाँ, हमें पता है कि आपकी बेटी को हॉबी ही की तरह पसंद है, लेकिन अ, नहीं चलता है हमारे घर में मॉडलिंग। और मैं रिजेक्ट हो गई। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे कॉल किया और मुझे 2 बातें कही। पहली, "सत्या, तुमको इस घर में जाने की भी ज़रूरत नहीं है जहाँ पर तुमको ऐसा मन मार के रहना पड़े।" और दूसरी बात बोली कि "तो तुम्हारा वैसे भी मॉडलिंग मेन जॉब थोड़ी है। तुम तो साइड में कर रही हो ना, हॉबी की तरह कर रही हो, तो बताने की क्या ही ज़रूरत है पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में भी? अभी छुपा ही लो।" तो यहाँ पर मेरी माँ जो है वो एक, कहते हैं ना, एक एक एम्पावरिंग माँ भी बन रही थी कि सपनों का गला नहीं घोटना है, बट साथ ही साथ एक प्रोटेक्टिव माँ भी बन रही थी कि जैसा समाज है वैसा तो खुद को बनाकर ही रखना चाहिए। अब मेरे लिए ये मुश्किल था। मैं कोई नया रिश्ता झूठ की बुनियाद पर शुरू नहीं करना चाहती थी और मैं लड़ झगड़ के अपना मत रख के एक रिश्ता तो वैसे भी नहीं बना सकती थी। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्यार से समाज में ये संदेश देना है कि अगर एक बेटी और उसके ऊपर अगर एक बहू मॉडलिंग करे, तो वो संस्कारहीन नहीं है। वो अपने संस्कारों को लेकर आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं और मॉडर्निटी है, वो साथ-साथ में आगे बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली रही हूँ कि मुझे ऐसा हमसफ़र भी मिला, सिद्धार्थ जो मेरे पति हैं, कि उन्होंने मेरे इस सोच को समझा, मेरे सपनों को बुलंद बनाया और पूरे मिसेज़ इंडिया और मिसेज़ गैलेक्सी की जर्नी में उन्होंने मुझे बहुत-बहुत सपोर्ट दिया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मुझे साथ में लेकर चलना था और ये बिल्कुल आसान नहीं था। हुआ, बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन हुए हैं मेरे। अ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं रात में बैठकर अपना जब काम कर रही हूँ, लैपटॉप बंद किया है और मैं फूट-फूट के रोई हूँ। और मेरे पति ऐसे बगल में बैठे हैं और वो बस देख रहे हैं कि रो लो, मन हल्का कर लो। और मैं रो-रो के यही बोलती थी कि मेरी गलती है। मैं ही हर चीज़ में घुस जाती हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है, फिर मुझे ही रोना है। तो मतलब नहीं होता है कि आप खुद के लिए टारगेट सेट कर रहे हैं, फिर आप खुद ही परेशान हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि मैं जिम जाती थी अपना लैपटॉप लेकर। तो जैसे कि एक सेट किया, फिर फ़ोन उठाया, क्लाइंट को मैसेज किया, फिर दूसरा सेट किया, फिर लैपटॉप उठाया, आधा ईमेल टाइप किया और फिर तीसरा सेट किया, फिर फ़ोन उठाया और मैंने ग्रोसरीज़ ऑर्डर किए। तो
कभी-कभी लगता था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है और अ, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता था, लेकिन मैं लगी रही। जब भी मैं रोती थी, मैं खुद को यही बोलती थी कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। एक-एक करके कदम उठाना है, आगे बढ़ना है। अ, और मैं खुद को ज़बरदस्ती याद दिलाती थी कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे प्यार करने वाले लोग मिले हैं। और अब मिसेज़ इंडिया बनना, अब उनका भी सपना हो गया है। तो ये अब एक कलेक्टिव सपना है और मैं तो अपना पूरा 100% दूँगी। कभी भी मुझे ये नहीं था कि अरे! अगर नहीं कर पाई तो क्या? लेकिन मुझे हमेशा इस बात का रहता था कि अगर नहीं जीती ना, तो मेरे मुँह से ये ना निकले कि काश मेहनत थोड़ी और कर लेती। ये जो जो मैंने कामचोरी कर दी, काश वो नहीं करती। मुझे वो काश की गुंजाइश नहीं छोड़नी थी। जब मैं टॉप 7 में खड़ी थी स्टेज पर और मलाइका अरोरा मैम ने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि नितिका, क्या मर्द औरतों को सही में समझते हैं? तो मेरी नज़र मेरे पति पे पड़ी उस मोमेंट में और मुझे लगा कि हाँ, मेरे लिए अब वो आंसर देना बहुत आसान था। ऑब्वियसली उस आंसर पे मुझे अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन वो जो मेरा आंसर था, वो मेरे अनुभव पर ही आधारित था। तो हर अनुभव आपको आगे ले जाता है अगर आप बस उसको गौर करना शुरू कर दो। जब मेरे सिर पे ताज रखा गया, तब अचानक से होता है ना कि ज़िंदगी के बहुत सारे जो पन्ने होते हैं, वो अचानक से पलटने लगे मेरे दिमाग में कि मैं स्कूल जा रही हूँ दौड़ के, मेरी स्कर्ट घुटने के नीचे है, मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे मेकअप करना नहीं आता है और मैं दूसरी लड़कियों को देख रही हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ। वो सब कुछ ऐसे धुंधला हो रहा था मेरे लिए। फिर मेरे दिमाग में आ रहा था कि हाँ, जो मैं अभी 1 महीने पहले घर पे बैठ के रो रही थी अपना लैपटॉप पकड़ के, उस लड़की के आँसू मुझे लग रहा था कि पोंछे जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ मेहनत करके हासिल कर लिया था। और सच में जब मेहनत करके आप कुछ हासिल करते हो ना, तो उसकी फीलिंग ही कुछ और होती है। और जब ताज मैं पहनकर जब मैं खड़ी हुई और मेरी नज़र मेरी माँ पे पड़ी, मुझे लगा कि मम्मी अब तो मुझे लगा कि मम्मी, आप चाहती थी ना कि मैं जाऊँ, मैं आ गई और आज मेरे सर पे ताज है। तो अपनी माँ के बारे में सोच के, अपने पापा के बारे में सोच के इतना अच्छा लगा कि मैंने कर दिखाया और मेरे मम्मी-पापा कितने खुश होंगे आज। तो हाँ, वो वो पल मैं भूल नहीं सकती हूँ। जब मिसेज़ इंडिया बनी और बिहार में मैं जब पहली बार आई, तब जो मैंने लोगों की भीड़ देखी और जिसमें कुछ लड़कियाँ भी थीं और बिहार में अब जाकर मॉडलिंग का जो फ़ील्ड है, जो क्षेत्र है, वो अब जाके उभर रहा है और मैं वहाँ पर जीत कर आ रही थी। अपने सर पे एक ताज पहन के आ रही थी। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि वो जो बचपन की नितिका सत्या थी ना, जो सोच ही नहीं सकती थी कि ये सब चीज़ तो कोई बाहर की दुनिया की चीज़ है। अब मैं अपनी दुनिया में वो ताज पहन के वापस आई हूँ और जो छोटी-छोटी लड़कियाँ हैं वो मुझे देख रही हैं और उनको अब लग रहा है कि ये काल्पनिक नहीं है, ये हो सकता है। और ये चीज़ मैं अपने राज्य की लड़कियों और औरतों को ज़रूर ये संदेश पहुँचाना चाहूँगी कि खुद में ये भरोसा रखो कि अगर तुम्हें मॉडलिंग फ़ील्ड में जाना है और मॉडलिंग छोड़ो किसी भी फ़ील्ड में जाना है और अगर तुम्हें कहा जा रहा है कि नहीं, ये हमारे संस्कार के अ, अगेंस्ट है, तो बहुत प्यार से उन लोगों को समझाओ कि ऐसा नहीं है। आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है और साथ में जड़ से जुड़े रहने की भी नाम ज़िंदगी है। मुझे शायद मेरे सास-ससुर भी ऐसे मिले अ, जो अपनी बहू और अपने बेटे के इस लगन को और इस कोशिश को कि वो साथ में सबको लेकर चलना चाहते हैं, उन्होंने इस चीज़ को सराहा। क्योंकि मेरे सास-ससुर वो बिहार के एक छोटे से शहर सिवान से आते हैं।
तो मैं ये समझ सकती हूँ कि उनके लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा, पहले तो खुद समझना और ये एक्सेप्ट करना, ये मान लेना कि हाँ, हमारी बहू मॉडलिंग कर रही है, सिवान में रहकर, जहाँ पे जो समाज है वो ज़्यादा रूढ़िवादी है। मेरे लिए तो फिर भी आसान है। मैं तो अभी बाहर रहकर जॉब कर रही हूँ, मैं उस समाज से निकली हुई हूँ, लेकिन मेरा जो परिवार है वो उसी समाज में रह रहा है। तो मैं यहाँ पर एक मोर्चा लेके नहीं निकल सकती हूँ कि जो हम कहते हैं कि हाँ, कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हम आगे बढ़ जाएँगे और हमें कोई रोक नहीं सकता। नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट है तो आपको सोचना होगा कि आपकी माँ और आपकी सास भी उस समाज में फँसी हुई है। अगर आप वो 2 कदम आगे बढ़ के आपको सपोर्ट कर रही हैं, आप भी 2 कदम उनकी तरफ बढ़ जाइए। तो आज भी हाँ, मैं मिसेज़ इंडिया गैलेक्सी हूँ। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ। लेकिन आज भी अगर मैं सिवान जाती हूँ, एक मैं बहू बन जाती हूँ। मुझे कोई मलाल नहीं होता अगर मैं अ, दुपट्टा ऐसे आँचल रख के मैं 4 दिन अगर रह लेती हूँ, तो उससे मेरे परिवार का मान बढ़ रहा है, उनका सम्मान हो रहा है, उन्हें अच्छा लग रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? तो ये जो जर्नी रहती है, जिसमें आप चाहते हैं कि आप एक बैलेंस बनाकर चलें, आसान नहीं होता है। और आसान की बात करूँ तो अब जाकर मुझे स्पेशली मिसेज़ इंडिया बनने के बाद, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है आसान, अब ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में तो सब आसान था। जो भी हुआ बहुत आसानी से मिल गया। पर शायद वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आसान जो मैंने अंत तक बना दिया, वो मेहनत से बनाया। अगर आज मेरे सर पे ताज है, उसके पीछे बहुत परिश्रम है। पर अगर मैं मार्केटिंग और सेल्स फील्ड में हूँ, हॉटस्टार में काम करती हूँ, जहाँ पर सेल्स फील्ड में होने की वजह से आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं, वो बहुत फिक्स्ड नहीं होते हैं। मैं एक मैरिड वुमन हूँ, यानी कि 2 परिवारों की मुझसे उम्मीदें हैं, एक बेटी की तरह और एक बहू की तरह। ऑब्वियसली मेरा एक सोशल सर्कल है, मेरे घर के काम-काज हैं और मैं इन सब को लेकर आगे चल रही हूँ। मुझसे बहुत बार प्रश्न किए जाते हैं मेरे ऑफ़िस में भी, मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिश्तेदारों से भी कि अब इसके आगे क्या? तो इसके आगे तो अब तो मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं और इतना तो मैंने सीख लिया अपनी ज़िंदगी से कि आपको सिर्फ़ एक रास्ता पकड़ के चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी एक ही है, अलग-अलग चीज़ों का मज़ा लो और मैं तो वही करने वाली हूँ। मैंने मेहनत करके बहुत कुछ हासिल किया है और मैं उन सब का मज़ा लेने वाली हूँ। मैंने बहुत पढ़ाई-लिखाई भी की है, तो मैं शायद अपना जो ये प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड है, उसको भी पूरी तरह छोड़ूँगी नहीं। लेकिन मेरा फ़िल्म्स में वग़ैरह में भी बहुत रुझान रहा है, तो मैं उसमें भी एक्सप्लोर करूँगी क्योंकि अब मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है, मेरे अंदर वो एक्सपीरियंस है और मैंने सीख लिया है कि सब कुछ आगे लेकर कैसे करना है। हेलो जोश टॉक्स फैमिली। अगर हम जोश टॉक सेमिनार लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो हम नीचे दिए रजिस्ट्रेशन लिंक को फिल कर सकते हैं। जब भी हमारे शहर में जोश टॉक्स का सेमिनार हो रहा होगा तो हमें कांटेक्ट किया जाएगा।